हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टडी विद श्वेता। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली कॉन्वर्सेशन, यानी कि रोज़ाना बोलने वाली इंग्लिश के लिए हम आज 7 स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे। ऐसे फ्रेजेस जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं इवन तो यू आर बेसिक इन योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेसन की। हमारा पहला फ्रेज है लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। खासकर अगर आप किसी प्रोजेक्ट की या किसी टास्क की, किसी न्यू टर्म की शुरुआत कर रहे हैं तो आप कहेंगे लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसे कि आइए इस सप्ताह अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट द बॉल रोलिंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस वीक। ओके, चलिए सीखते हैं एक और एग्जाम्पल से। हमने काफ़ी बातचीत कर ली, अब काम शुरू करने का समय आ गया है, या फिर बहुत बातें हो गई, चलो काम शुरू करें। वी हैव टॉक्ड इनफ, इट्स टाइम टू गेट द बॉल रोलिंग। It's time to get the ball rolling. हमारा दूसरा फ्रेज है under the weather. Under the weather. इसका मतलब होता है feeling unwell, यानी अस्वस्थ महसूस करना। जब आप ठीक ना हो, हमारी सेहत अच्छी ना हो, हमारी तबीयत ठीक ना हो, तब हम बोल सकते हैं under the weather। जैसे कि आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी। I'm feeling a bit under the weather today, so I'll stay home. I'm feeling a bit under the weather, यानी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। वह अस्वस्थ थी, फिर भी बैठक में शामिल हुई। She was under the weather, but still attended the meeting. She was under the weather, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह अस्वस्थ थी। Cut to the chase. Cut to the chase. इसका मतलब होता है get to the point without unnecessary details, यानी मुद्दे पर आना, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करना, सीधा का सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करना। इसे हम कहते हैं cut to the chase। जैसे कि चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, आपका निर्णय क्या है? Let's cut to the chase. What's your decision? लेट्स कट टू द चेस, यानी इधर उधर की बातें मत करो, सीधा मुद्दे पर आइए, सीधा पॉइंट पर आइए। लेट्स कट टू द चेस। बैठकों के दौरान वह हमेशा सीधे मुद्दे पर आता है। ही ऑलवेज कट टू द चेस ड्यूरिंग मीटिंग्स, यानी उसकी आदत है पॉइंट टू पॉइंट बातें करने की, बिना फालतू की डिटेल्स डिस्कस किए बिना। ओके, ही ऑलवेज कट टू द चेस। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अप इन द एयर। अप इन द एयर, इसका मतलब होता है समथिंग अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। कोई ऐसी चीज़ जो अभी सुनिश्चित ना हुई हो, जो अभी अधर में हो, डिसाइडेड ना हो, अटकी हुई है बीच में, उसे हम बोलते हैं अप इन द एयर। जैसे कि हमारी छुट्टियों की योजना अभी भी अधर में है, यानी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं हुई है। Our vacation plans are still up in the air, मतलब वो अभी undecided हैं। Okay? Our vacation plans are still up in the air. इस परियोजना का भविष्य अगले सप्ताह तक अनिश्चित है। The future of the project is up in the air until next week, यानी next week तक सब कुछ uncertain है। Okay? चलिए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस बहुत कॉमन है। इसका मतलब होता है टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन सोशल सेटिंग। यू नो, जब कई लोग मिल रहे होते हैं, इवेंट्स होते हैं, खासकर सोशल इवेंट्स, तो कई लोग ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के कि वो जल्दी से घुल मिल नहीं पाते। ठीक है, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है माहौल को हल्का करना, बातचीत शुरू करना, उसे हम ब्रेक द आइस कहते हैं।
पार्टी में माहौल हल्का करने के लिए हमने एक खेल खेला. We played a game to break the ice at the party. We played a game. Okay? यानी हमने खेल के ज़रिए बातचीत शुरू की, माहौल को हल्का किया. Then we have बैठक के दौरान माहौल हल्का करने के लिए उसने एक मजाक सुनाया. He told a joke to break the ice during the meeting. He told a joke यानी उसने मजाक सुनाया. To break the ice. Then we have cost an arm and a leg. इसका मतलब होता है something very expensive. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, तो आप उसे डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं It cost me an arm and a leg. ये एक idiom है, all right? For example, यह घड़ी मुझे बहुत महंगी पड़ी. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? This watch cost me an arm and a leg. Okay? This watch cost me an arm and a leg. Next example. यूरोप में वह छुट्टियां उसे बहुत महंगी पड़ी. That vacation in Europe cost him an arm and a leg. यानी यूरोप की जो उसकी वेकेशन थी बहुत महंगी थी. Okay? It cost him arm and a leg. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है थ्रो इन द टॉवल. थ्रो इन द टॉवल इसका मतलब होता है टू गिव अप और एडमिट डिफीट, यानी कि हार मान जाना. अगर आपने बॉक्सिंग देखी है तो आपने देखा होगा कि कभी कभी एक कोच या फिर ट्रेनर रिंग में एक टॉवल फेंकता है, खासकर वाइट कलर का टॉवल. तो इसका सिग्नल ये होता है, ये सिग्नल दिया जाता है कि जो उनकी तरफ का फाइटर है वो अब आगे नहीं लड़ सकता, उन्होंने हार मान ली है. तो इस फ्रेज़ का मतलब होता है टू एडमिट डिफीट, यानी हार मान जाना, गिव अप करना. फॉर एग्जाम्पल, कई घंटे कोशिश करने के बाद उसने आखिरकार हार मान ली. आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल. He finally threw in the towel, यानी he finally decided to give up. Then we have हम अब हार नहीं मान सकते, हम लगभग मंजिल पर पहुंच चुके हैं. We cannot throw in the towel now. We are almost there. We can't throw in the towel now. I hope आप इस फ्रेज का मतलब समझ गए होंगे. So yeah, this was it for today's video. I hope you got to learn these interesting phrases to step up your daily conversation. मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ. Till then, stay curious and keep learning.